नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, ब्रिक्स का हाल ही में सम्मेलन हुआ है। 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन हुआ था। आपको पता है, ये खबरों में रहा है और आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रंप और ब्रिक्स इस समय आमने सामने आ गए हैं। ब्रिक्स के डिक्लेरेशन के बाद एंटी अमेरिकन घोषित कर दिया है ट्रंप ने ब्रिक्स को और कहा है कि 10% टैरिफ लगा देंगे। जो भी एंटी अमेरिकन पॉलिसीज पर चलेगा ब्रिक्स के, उस पर 10% की टैरिफ लगा देंगे। और टैरिफ ऑलरेडी लगाने की धमकी पूरे दुनिया में दे रहे हैं। ऑलरेडी 1 अगस्त से धमकी दी है ट्रंप ने कि भाई 14 देशों पर टैरिफ लगाएंगे, 40% तक की टैरिफ लगाएंगे। जापान पर 25% की टैरिफ लगाएंगे, साउथ कोरिया पर 25% की टैरिफ लगाएंगे और म्यांमार जैसे कंट्रीज पर तो 40% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इंडिया के साथ इस बीच ट्रेड एग्रीमेंट होने की संभावना बहुत जोरदार है। लगातार ट्रंप इस बारे में अपने सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि हम लोग बहुत क्लोज हैं इंडिया से ट्रेड एग्रीमेंट करने के, और हो सकता है एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दिया गया है कि उस समय तक टैरिफ उतना नहीं लगाया जाएगा। तो चलिए, इंडिया के लिए तो अभी राहत की खबर है कि ट्रंप जी ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उसमें इंडिया भी शामिल है और एंटी अमेरिकन कहकर ट्रंप ने संकेत किया है कि भाई इस पॉलिसी से खुद को अलग रखने वाले ही टैरिफ का वार नहीं झेलेंगे, बाकी लोगों को टैरिफ झेलना पड़ेगा। देखिए, तो हुआ क्या इस पूरे मामले में, और इस वीडियो में हम ब्रिक्स के बारे में भी पूरी बात करेंगे, इसके गठन से लेकर अभी तक पूरा समझेंगे। देखिए, हुआ क्या, ब्रिक्स ने कंडेम किया यूएस टैरिफ प्लान्स को विदाउट नेमिंग ट्रंप। ट्रंप का नाम नहीं लिया, यूएसए का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जो टैरिफ प्लान्स चल रहे हैं, टैरिफ लगाए जा रहे हैं या धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, कुल मिलाकर टैरिफ को जो हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है यूएसए, उसकी घोर निंदा की गई ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में। और यहीं से ट्रंप साहब का मूड उखड़ गया। उन्होंने कहा कि भाई ब्रिक्स एंटी अमेरिकन है, 10% टैरिफ की वार्निंग दे दी। इसके बाद ट्रंप ने जैसे ही वार्न किया ब्रिक्स को, चाइना और रशिया ने कहा कि भाई ये ब्रिक्स जो है ये किसी को टारगेट नहीं करता। ठीक है, ब्राजील ने और कड़ा रिएक्ट किया। ब्राजील ने कहा कि दुनिया बदल चुकी है और दुनिया को अब एम्पेरर नहीं चाहिए, सम्राट नहीं चाहिए, जब ट्रंप ने यह धमकी दी। तो आइए इसी को विस्तार से देखते हैं कि भाई ब्रिक्स में क्या हुआ कि ट्रंप को झटका लगा। विकासशील देशों का समूह है ब्रिक्स, आपको पता है। रविवार को टैरिफ बढ़ाने की निंदा की गई, वैसे ही ट्रंप का मूड उखड़ गया और ट्रंप ने बदले में 10% एडिशनल टैरिफ की चेतावनी दे दी। निंदा किस लेवल पर की गई? में कहा गया कि भाई WTO के जो भी रूल्स हैं उसके अनुरूप ये टैरिफ प्लान नहीं चल रहा है। टैरिफ में जो वृद्धि हो रही है ये WTO के नियमों का उल्लंघन है। इससे क्या क्या इंपैक्ट आएगा? वैश्विक व्यापार में कमी हो जाएगी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा खड़ी हो जाएगी और अनसर्टेनिटी पैदा होने का खतरा बढ़ते जा रहा है इस टैरिफ में वृद्धि की वजह से। अब मध्य पूर्व को लेकर भी निंदा कर दी गई। सिर्फ बात इतनी ही नहीं थी, यूएसए की निंदा बिना नाम लिए हर जगह की गई। जैसे मिडिल ईस्ट में इजराइल ने जो सैन्य कार्रवाइयां की हैं उनकी भी निंदा हुई, इंक्लूडिंग ईरान में। देखिए, अभी हाल ही में 12 दिन तक जो युद्ध चला उसकी भी निंदा की गई। रूस को आलोचना से हालांकि बचा लिया गया, क्योंकि आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच भी वॉर की चल रहा है बहुत लंबे समय से, लेकिन यूक्रेन का नाम सिर्फ एक बार लिया गया है इस पूरे डिक्लेरेशन में। और इसके उलट हुआ क्या है, यूक्रेन द्वारा जो रशिया पर अटैक किया गया है उसकी घोर निंदा की गई है। तो यूएसए को इससे भी झटका लगा होगा। गाजा में मानवीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और सभी बंधकों की रिहाई की बात की गई है और 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति ब्रिक्स ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। यह भी एक तरीके से एंटी अमेरिकन और एंटी इजराइल स्टेटमेंट्स हैं। तो पूरी जो आपको दिख रही है घोषणा, उसमें अमेरिका और इजराइल की एक तरीके से निंदा की गई है। आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर पता है। अब ध्यान रखिए कि अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 7 जुलाई से एक बैच की शुरुआत हुई है सुबह 8 बजे। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की अंतिम तिथि है 15 जुलाई और एडमिशन अभी बहुत ही अच्छे मौके के साथ चल रहा है। अमृत लाइव कोड यूज करने पर 9,999 रुपए से ही बैचेज में एडमिशन हो रहे हैं। 2026 के लिए तो बैच है ही, 27 और 28 के लिए भी उपलब्ध है। प्रतिज्ञा नाम है इसका। कैसे एडमिशन लेना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और उन सारी जानकारियों को पढ़िए, पीडीएफ को पढ़िए और वहीं अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन आप ले सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए कि भाई ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में कहीं भी यूएसए का नाम लेकर यह नहीं कहा गया है कि यूएसए बहुत बड़ी गलती कर रहा है या यूएसए की निंदा की गई है, बल्कि बिना नाम लिए ही टैरिफ प्लान का विरोध किया गया है। तो ट्रंप ने इसके जवाब में कहा कि जो देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जुड़ेंगे उन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगा देंगे, यह धमकी दी। चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका ने प्रतिक्रिया दी। इंडिया ने अभी प्रतिक्रिया नहीं दी है, अगर देगी। जिस समय तक मैं वीडियो बना रहा हूं इंडिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन
आने वाले समय में जरूर ही रिएक्ट करेगा। चाइना ने कहा कि ब्रिक्स टकराव के लिए कोई गुट है ही नहीं, कन्फ्रंटेशन नहीं करता, ये किसी भी तीसरे देश को निशाना ब्रिक्स नहीं बनाता। टैरिफ का इस्तेमाल लेकिन चीन ने कहा कि दबाव के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और जो ट्रेड वॉर चल रहा है और टैरिफ वॉर चल रहा है इसमें कोई भी विजेता नहीं होगा। सीधा सीधा स्टैंड क्लियर किया चाइना ने अपना। रूस ने कहा कि ब्रिक्स समूह अन्य देशों को कमजोर करने की कोशिश कभी नहीं करता। ब्रिक्स का जो कोऑपरेशन है वो कभी भी तीसरे देश के खिलाफ नहीं रहा और ना ही कभी होगा। और ब्राजील ने बहुत स्ट्रांग रिएक्ट किया, और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने तो ये कह दिया कि भाई दुनिया बदल चुकी है, सम्राट की जरूरत दुनिया को है नहीं। यानी सीधे सीधे तंज कस दिया ट्रंप पर और अमेरिका पर कि एम्पेरर बनने की कोशिश मत कीजिए, एम्पेरर की जरूरत है नहीं। तो ये ब्राजील का स्टेटमेंट ये था कि भाई ये उन देशों का समूह है जो आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया को संगठित करने का दूसरा तरीका खोजना चाहते हैं, और इसी कारण ब्रिक्स लोगों को असहज कर रहा है। क्यों असहज कर रहा है? क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया को संगठित करने का जब तरीका खोजिएगा तो यूएसए का जो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा, यानी डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा। और इस बारे में ऑलरेडी पहले भी स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, और इस ब्रिक्स समिट के बाद ब्राजील के प्रेसिडेंट ने भी स्टेटमेंट दिया। ब्रिक्स के समिट के बाद ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा कि वैश्विक व्यापार को अमेरिकी डॉलर का विकल्प खोजने की जरूरत है, और विश्व को ऐसा रास्ता तलाशना होगा जिससे हमारे व्यापारिक संबंध डॉलर के जरिए आगे ना बढ़े, डॉलर के माध्यम से उसको आगे ना बढ़ाना पड़े। आपको मैं ये बता दूं कि पिछले साल भी जब रूस के कजान में ब्रिक्स का समिट हुआ था तो व्लादिमीर पुतिन ने सीधा सीधा कहा था कि भाई डॉलर का कोई ना कोई विकल्प तो खोजना पड़ेगा। और उस समय ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, क्योंकि टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप साहब हमेशा देते रहते हैं, कभी 100% कभी 40%, उसमें परसेंटेज का कोई ऐसा डिफरेंस वो नहीं रखते, जब जो मन में आए धमकी दे देते हैं। तो ट्रंप ने उस समय थ्रेट किया था कि 100% टैरिफ लगा देंगे ब्रिक ब्लॉक पर इफ दे एक्ट टू अंडरमाइन यूएस डॉलर। अगर यूएस डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की गई तो फिर 100% टैरिफ लगा देंगे। तो रूस के कजान में हुआ यही कि रूसी राष्ट्रपति, और ये पिछले साल की बात है, 2024 की बात हो रही है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर डॉलर को हथियार बनाने का आरोप लगाया था। और इस समय रूस प्रेसिडेंसी रखता था जैसे इस समय ब्राजील प्रेसिडेंसी रखता है। तो 2024 में रूस अध्यक्ष था, उसने कहा कि भाई डॉलर को हथियार बना रहा है अमेरिका, इसलिए नई भुगतान प्रणाली का निर्माण करना पड़ेगा अगर हमें स्मूथली फंक्शन करना है। तो ट्रंप ने धमकी दी कि वैश्विक व्यापार में डॉलर की जगह कोई ले ही नहीं सकता, ब्रिक्स तो कतई नहीं ले सकता, और जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब डॉलर को अंडरमाइन करेगा, उसे अमेरिका को अलविदा कह देने की जरूरत होगी, यानी अमेरिका से उसके संबंध खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी की जो स्थिति है, मैंने जैसा बताया कि भाई 14 कंट्रीज पर 1 अगस्त से 40% तक टैरिफ लगाने की ऑलरेडी धमकी दे चुके हैं। धमकी क्या दे चुके हैं? उन्होंने कह दिया है कि भाई 14 कंट्रीज पर 1 अगस्त से टैरिफ लगा दिया जाएगा। जापान और साउथ कोरिया दोनों पर 25% टैरिफ इंपोज कर दिया गया है। लेकिन इंडिया के लिए थोड़ी राहत की खबर यही है कि इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट के बारे में ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि क्लोज हैं डील मेक करने के, और इन्होंने 14 कंट्रीज पर टैरिफ लगाने के बाद तुरंत याद दिलाया कि इंडिया के साथ यूएस का ट्रेड पैक्ट होने वाला है, काफी क्लोज है। ठीक है, अब जरा से देखिए भाई ब्रिक्स का इतिहास क्या है। तो ब्रिक सबसे पहले शुरू हुआ था 2001 में, इसकी परिकल्पना आई थी 2001 में। तो ब्रिक, ध्यान रखिए, ये ब्रिक्स नहीं था उस समय, गोल्डमैन सैक्स निवेश बैंक के एक अर्थशास्त्री द्वारा इस परिकल्पना को जन्म दिया गया। लेकिन पहली बैठक जो इसकी हुई थी विदेश मंत्रियों के स्तर पर हुई थी 2006 में न्यूयॉर्क में, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान, यूएनजीए के दौरान। ठीक है, ध्यान रखिए, विदेश मंत्रियों की बैठक थी, ये राष्ट्राध्यक्षों की बैठक नहीं थी, और 2006 में हुई थी। लेकिन आपसे जब भी पूछा जाए कि ब्रिक्स का पहला समिट कब हुआ, तो पहले समिट के तौर पर आपको हमेशा ध्यान रखना है 2009 में हुआ, राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन था ये। तो पहली बैठक जो हुई इस तरह की जिसमें हेड ऑफ द स्टेट्स पहुंचे, वो 2009 में रशिया में हुआ, येकातेरिनबर्ग शहर में, और यहीं से पहली बैठक मानी जाती है, पहली समिट मानी जाती है। ठीक है, इस हिसाब से इस समय 17वां समिट था ये, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। 2011 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तो ब्रिक बन गया ब्रिक्स। ये सब तो आप खैर पहले से पढ़ते आए हैं, आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन अब ब्रिक्स का साइज बहुत बड़ा हो गया है। देखिए, सहयोग और सहमति मंच के रूप में यह शुरू हुआ। ब्रिक का गठन संस्थापक देशों की सरकारों की राजनीतिक पहल पर हुआ था, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ते गया। इसका दायरा पहले छोटा था। ब्रिक्स आज की स्थिति में बात करेंगे तो ब्रिक्स में 11 देश मेंबर हैं, और 2 लेवल पर देखिए, इस समय मेंबर भी हैं और कुछ कंट्रीज पार्टनर भी हैं। ठीक है, तो 10 कंट्रीज तो पार्टनर हैं, 11 कंट्रीज मेंबर हैं। और ये जो पार्टनर्स आए हैं, ये 2024 के रूस के कजान में जो सम्मेलन हुआ था उसके जरिए आए हुए हैं। और 11 मेंबर्स में
6 मेंबर जो ऐड हुए हैं, इसको एग्जीक्यूट तो किया गया है कजान में। ये 2023 में जो जोहान्सबर्ग में डिक्लेरेशन था उसका पार्ट है ये एक्सटेंशन। तो जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में 2023 में सम्मेलन हुआ था और उसके डिक्लेरेशन में ही ये 6 एडिशनल मेंबर्स जुड़ गए थे। हालांकि मेंबर्स जुड़ते जुड़ते लास्ट जो जनवरी 2025 में इंडोनेशिया मेंबर बना है ब्रिक्स का। ठीक, तो ब्रिक्स आज की स्थिति में दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ले आता है और अगर इन 11 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ दीजिएगा तो आबादी, दुनिया की आबादी का लगभग 49.5%, लगभग आधी आबादी, और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जो ग्लोबल जीडीपी है उसका लगभग 40% और ग्लोबल ट्रेड का लगभग 26% लीड करता है आज की डेट में ब्रिक्स। क्योंकि अब ये ब्रिक्स 11 कंट्रीज का, इसमें 11 कंट्रीज हैं जो कि मेंबर हैं, सदस्य हैं, और 10 पार्टनर्स भी हैं। ठीक है, ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है भाई? सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय गवर्नेंस, जो इंटरनेशनल गवर्नेंस है उसमें ग्लोबल साउथ देशों के प्रभाव को बढ़ाना। जहां भी ग्लोबल साउथ आ जाए टर्म, ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है कि दक्षिणी गोलार्ध के जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश कहां? सदर्न हेमिस्फीयर के, उनका समूह है, उनको कहते हैं ग्लोबल साउथ। ठीक है, उनको इंडिकेट करते हैं। तो ग्लोबल साउथ देशों के प्रभाव को बढ़ाना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ये जो वैश्विक संस्थाएं हैं इनकी भागीदारी में इक्वालिटी को बढ़ाना, ले आना, जो हमेशा डिमांड करते हैं विकासशील देश, और इनके दक्षता में भी सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। और सस्टेनेबल सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, यह भी इसका उद्देश्य है। तो मोटे तौर पर अगर ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव देखें तो ये सारे ऑब्जेक्टिव ब्रिक्स के हैं। ब्रिक्स के बारे में जरूरी बातें कुछ देखेंगे तो गतिविधियां इसकी पारंपरिक रूप से 3 स्तंभों पर आधारित हैं। एक तो राजनीति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त, और P2P यानी पीपल टू पीपल या नागरिक समाज, इन 3 पिलर्स पर आधारित है इनकी गतिविधियां। ब्रिक्स के बारे में और कुछ बात जान लीजिए। देखिए, 5 मूल सदस्य हैं जिनमें से 4 सदस्य थे जो फाउंडिंग मेंबर थे। मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि फाउंडिंग मेंबर्स ने पहली बैठक कब की थी? 2009 में। ब्राजील, चीन, भारत और रूस। दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ा है तीसरे सम्मेलन में जाकर 2011 में। 2024-25 में शामिल हुए हैं 6 नए सदस्य। ये कौन है? मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये आपको याद करना होगा क्योंकि अब 5 और 6 11 मेंबर्स हो गए हैं। जो अंतिम मेंबर जुड़ा है वो इंडोनेशिया जुड़ा है जनवरी 2025 में। और जैसा मैंने बताया अभी आपको कि ये जुड़ने का कार्यक्रम अभी तक चल रहा है, लेकिन ये दरअसल जोहान्सबर्ग में 2023 में जो सम्मेलन हुआ था उस समय ही ये विस्तार मंजूर हो गया था, उसी समय का ये डिक्लेरेशन में शामिल था। 2024 में रशिया के कजान में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें ब्रिक्स के साझेदार देश श्रेणी के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो पार्टनर कंट्रीज को मंजूरी दी गई थी कजान में। और पार्टनर कंट्रीज कौन कौन है? बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। और वियतनाम को इस बार 10वां भागीदार देश बना लिया गया है, मंजूर कर लिया गया है। तो अब 10 पार्टनर कंट्रीज हैं और 11 हो गए हैं इसके मेंबर कंट्रीज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 2013 में दक्षिण अफ्रीका ने एक पहल शुरू की थी जिसको कहते हैं ब्रिक्स आउटरीच। तो आपको 2 टर्म जानना है, एक ब्रिक्स प्लस और दूसरा ब्रिक्स आउटरीच। 2017 में चीन ने शुरू किया था ब्रिक्स प्लस और 2013 में दक्षिण अफ्रीका ने शुरू किया था ब्रिक्स आउटरीच। कभी आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखिए, ब्रिक्स आउटरीच का मतलब क्या है? देखिए, ब्रिक्स सदस्य देश जो हैं उनके बीच और जो भी वर्तमान अध्यक्ष है, जैसे मान लीजिए अगले साल अध्यक्ष है भारत, तो भारत जिस भी भौगोलिक क्षेत्र में रहता है वहां कुछ कंट्रीज जिनको निमंत्रण दिया जाए, ठीक है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जो कंट्रीज हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है उनके साथ ब्रिक्स के देशों के बीच बैठक, ब्रिक्स के सदस्यों के बीच बैठक के बीच, इसके लिए टर्म दिया गया है ब्रिक्स आउटरीच। ठीक है, ब्रिक्स के सदस्य देश और किसके साथ बैठक कर रहे हैं? अभी जो करंट प्रेसिडेंसी है, जैसे अभी ब्राजील है प्रेसिडेंट, 31 दिसंबर तक ब्राजील ही प्रेसिडेंट रहेगा। तो ब्राजील की प्रेसिडेंसी है, तो ब्राजील जिस भौगोलिक क्षेत्र में है उसमें कई कंट्रीज को इनविटेशन के जरिए बुलाकर और ब्रिक्स के मेंबर्स के बीच बैठक करना, उसको कहते हैं ब्रिक्स आउटरीच। और ब्रिक्स प्लस किसको कहते हैं? जैसे ब्राजील है, ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज और
अभी जो करंट प्रेसिडेंसी जिसके पास है उसके भौगोलिक क्षेत्रों को छोड़कर, ठीक है, आमंत्रित करना देशों को, उसको कहते हैं कि भाई ब्रिक्स प्लस है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि ब्रिक्स आउटरीच में क्या होता है। ब्रिक्स आउटरीच में होता है ब्रिक्स के सदस्य देशों की बैठक होती है किसके साथ, जो अभी करंट प्रेसिडेंसी जिसके पास है उसके भौगोलिक क्षेत्र में जो देश हैं जिनको इनवाइट किया गया है उनके बीच बैठक होती है। और ब्रिक्स प्लस कहते हैं कि ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ बैठक किसकी होती है, जो करंट प्रेसिडेंसी जिस देश की है उसके भौगोलिक क्षेत्र के देशों को छोड़कर बाकी देशों को बुलाया जाता है, तो वो बैठक कहते हैं कि ब्रिक्स प्लस की बैठक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ब्रिक्स के बारे में जाननी थी। आइए डेली क्विज 26 देखते हैं। ब्रिक्स संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिक्स का गठन 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच नाटो की तर्ज पर सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है कि केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 या फिर 1, 2 और 3? आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही। आप भी बताइए कि भाई ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है ये किस हद तक जायज है और ट्रंप की ये कार्रवाई और धमकियां वैश्विक परिदृश्य में कितने निंदा के लायक हैं। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।